हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं और वो बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में थर्ड ईयर में हिस्ट्री का विषय है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वे स्टूडेंट्स एक्सेल स्टूडेंट हो या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्प्रूवमेंट डाली है अपने परसेंटेज को अप करने के लिए, या वे सभी स्टूडेंट्स जिनकी किसी भी एक नंबर से या दो नंबर से ज़्यादा नंबर से बैक आ गई थी। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे ऐसे उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो फाइनल ईयर के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। इशू इन वर्ल्ड हिस्ट्री 20th सेंचुरी, ये वाला अगर सब्जेक्ट आप सभी के पास में है तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में से आप सभी का पूरा पेपर बनेगा। आज हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आधुनिकता क्या है, तो आपको आधुनिकता को, मॉडर्निटी को एक्सप्लेन करना होगा। दूसरी चीज, पूंजीवाद औद्योगिकरण से किस प्रकार संबंधित है। पूंजीवादी औद्योगिकरण से ये किस प्रकार संबंधित है। टाइप 1 है क्वेश्चन का। सबसे पहले इसमें मॉडर्निटी को एक्सप्लेन करना है। इसकी वीडियो आप सभी के लिए अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप ये क्वेश्चन हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपके लिए एक और नई वीडियो ले आएंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूंजीवादी औद्योगिकरण से कैसे संबंधित है। तो भाई जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ रहा है या जैसे जैसे हमने देखा कि औद्योगिकरण के बाद में जैसे जैसे पूंजीवाद पूरे विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ तो वो मॉडर्निटी के कारण ही हुआ। नई नई मशीनें आई, नई नई तकनीकें आई और नए नए देशों ने उनको अपनाना शुरू कर दिया। एक ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि क्या आधुनिकता और साम्राज्यवाद का कोई आपसी संबंध है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि क्या आधुनिकता का या साम्राज्यवाद का आपसी कोई संबंध है। तो अगर संबंध है तो अपने उत्तर की पुष्टि करें या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो ये सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का ही देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, इस दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1917 की रूस की क्रांति से, या फिर मैं कह दूं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति को। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 1917 की क्रांति क्या थी, या फिर बोल्शेविक क्रांति क्या थी, या फिर 1917 की समाजवादी क्रांति क्या थी, लेनिन के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी स्टार्टिंग कर सकता है। और आपसे पूछेगा इस क्रांति के विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहली चीज आपसे 1917 की क्रांति का प्रभाव पूछेगा। तो आप सभी को पता है कि सोवियत संघ अस्तित्व में आया, समाजवादी तेजी से उत्कर्ष होने लगा। तीसरी बात करेंगे तो जो रूस की जो घटी हुई प्रतिष्ठा थी वो धीरे धीरे फिर द्वारा बढ़ने लगी। तो ये सबसे पहला प्रभाव है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश जो है वो समाजवाद को एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपनाने लगते हैं। बोल्शेविक क्रांति से एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है। तो सिंपली आपसे बोल्शेविक क्रांति क्या है, या 1917 की रूस की क्रांति क्या है, या 1917 की समाजवादी क्रांति क्या है, यह समाजवाद किस तरीके से अस्तित्व में आया है, ये तो आपसे पूछता ही है। लेकिन इसके उत्पन्न होने के प्रमुख कारणों को बताइए। तो इसके प्रमुख कारण, कई सारे कारण मैंने आप लोगों को पहले से ही प्रभावी और कारण दोनों ही पढ़ा रखे हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जारशाही की निरंकुशता थी। जो जार वहाँ का शासक था, जार निकोलस, वो बहुत ज़्यादा जनता को टॉलरेट करता था, जनता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था और उसके शासन जनता को पसंद नहीं था। दूसरी बात, रूस की क्रांति होने का कारण ये था कि जो रूस की जो उस समय की सेना थी, उन सभी सेनाओं को प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बिना इतने अच्छे हथियारों के लड़ने के लिए ऐसे ही भेज दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ की सेना भी खफा थी। वहाँ की महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा था। तो ये सारे पॉइंट मैंने आप सभी को एक्सप्लेन करा रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें जो भी आप लोगों के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप आई बटन पे क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे टाइप का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा कि भाई आर्थिक महामंदी क्या थी। तो ये आर्थिक महामंदी एक तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन टाइप पूछने का है, आपसे पूछेगा 1928 लिखा होगा या 1929 लिखा होगा। इट में भी पॉसिबल 1930 भी लिखा हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी डेट लिखी हो सकती है।
ईयर लिखा हो सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी, इंग्लिश में पढ़ लेंगे आप इसे ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस लिखा होगा, और इसने यूरोप और अमेरिका को किस तरीके से प्रभावित किया, या अमेरिका के देशों को या यूरोप के देशों को किस तरीके से प्रभावित किया। तो आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस महामंदी के बाद में बहुत ज़्यादा गिर गए थे, ना के बराबर होते थे। अमेरिका का जो स्ट्रीट वॉल था, अमेरिका का तो जिसे शेयर बाजार बोलते हैं हम, वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आया था। जो भी उसके शेयर धारक थे, जिन्होंने अपने शेयर्स खरीद रखे थे, वो सारे के सारे अपने शेयर्स को बेचने शुरू कर दिए थे सस्ते सस्ते दामों में। और इसी वजह से क्या हम देखते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये महंगाई बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को कैसे प्रभावित किया, तो देशों ने तुष्टिकरण की नीति अपनाने लगी, दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। यही मौका मिल गया कि भाई हिटलर और साथ ही साथ मुसोलिनी यानी नाजिज्म और फासिज्म, उन दोनों का भी काफ़ी तेज़ी से उत्कर्ष होता है। यही टाइम था आर्थिक मंदी के कारण हम देखते हैं यूएन यानी जो लीग ऑफ नेशन थी उस टाइम की, वो बड़ी तेज़ी से कमज़ोर पड़ रही थी। जब हिटलर ज़्यादातर देशों को जीतने की कोशिश कर रहा था, या उसके ऊपर जो भी व्यवस्थाएं कर रखी थी, संधि कर रखी थी कि भाई आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, किसी देश पे आप इतनी सेना नहीं रख सकते, तो वो सारी की सारी संधियों को तोड़ रहा था। लेकिन उस समय कोई भी उस पर अंकुश नहीं लगा रहा था। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछा गया है कि आर्थिक महामंदी के उत्पन्न होने की क्या क्या परिस्थिति थी, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है आर्थिक महामंदी होने के क्या क्या कारण थे। तो कारण भी बहुत आसान है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कारण रह जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि युद्ध के समय में हर चीज़ की उत्पादन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन ये उत्पादन ठीक उसी तरीके से जारी रहा, लेकिन आगे जब युद्ध खत्म हो गया तो मार्केट्स में जो वस्तुएं थी उन सब का पूरा स्टोर लग चुका था, वस्तुएं बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। और धीरे धीरे क्या है कि मार्केट में वस्तुएं भरी होने की वजह से क्या है कि और प्रोडक्ट्स जो है वो फैक्ट्री में बन नहीं रहे थे, और प्रोडक्ट फैक्ट्री में नहीं बन रहे थे तो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही थी। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं बाज़ार के अंदर जब बेरोज़गारी बढ़ी तो लोगों की जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर जिसे हम बोलते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर भी धीरे धीरे घटने लगी या कम होने लगी। लोग चीज़ों को खरीदना बंद कर दिए। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे चल के मैंने वैसे तो इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है, आप डीप से पढ़ना चाहें तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो आप सभी को पता है दूसरे विश्व युद्ध के कई कारण थे। तत्कालीन कारण ये था कि जर्मनी ने पोलैंड पे जैसे ही हमला किया तो वैसे ही पोलैंड की जो संधि थी वो किससे हो रखी थी, ब्रिटेन से हो रखी थी, और ब्रिटेन उस समय युद्ध के अंदर कूद जाता है। अच्छा, तो दूसरे विश्व युद्ध के क्या कारण थे। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे ये बना है, पहला कारण ये बता दिया। दूसरे विश्व युद्ध के कई कारण थे। वर्साई की संधि जर्मनी के ऊपर जो थोपी गई थी कि भैया उससे सारे उसके युद्धपोत छीन लिए गए थे, उसकी पनडुब्बियाँ नष्ट करवा दी गई थी, जर्मनी से उसके सारे हथियार ले लिए गए थे, उसके सारे उपनिवेश उससे मुक्त करवा दिए गए। तो ये सारे पॉइंट तो हैं, लेकिन आपसे यहाँ पर स्पेशली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हिटलर ही किस तरीके से जिम्मेदार है, हिटलर की नीतियाँ किस तरीके से जिम्मेदार है। तो हिटलर ने क्या किया था, ज़्यादातर देशों को, जो पुराने जो उपनिवेश थे उनको दोबारा जीतना शुरू कर लिया, या फिर जर्मनी के जो भी विरोधी देश थे उनके विरुद्ध में कार्य करना शुरू कर दिया। यानी जर्मनी ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से बहुत सारे देश चिंतित थे। और धीरे धीरे चल के आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हम देख लेते हैं। नाजिज्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नाजिज्म या फासिज्म। देखो यहाँ पर आ गया फासिज्म, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि फासिज्म का अर्थ बताते हुए ये बताइए कि मुसोलिनी जो है किस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी रहा। तो दोनों में से एक पक्का आएगा, या तो हिटलर पूछ लेगा, या नाजीवादी विचारधारा पूछेगा, या फांसीवादी, दोनों में से एक पूछेगा। अब हिटलर जो था वो जर्मनी में था, तो जो मुसोलिनी था ये कहाँ था, इटली में था। तो इटली की भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति थी जिस तरीके की जर्मनी की थी। तो जर्मनी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस तरीके से ये दोनों युद्ध के लिए उत्तरदायी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई शीत युद्ध का क्या अर्थ है। शीत युद्ध का अर्थ बताते हुए उसके लिए उत्तरदायी कारणों को बताइए कि भाई शीत युद्ध का क्या अर्थ है। शीत युद्ध का अर्थ बताना है आपको, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड है। शीत युद्ध का अर्थ आपको पता ही है। शीत युद्ध एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच में कुछ ऐसी स्थिति होती है कि युद्ध जैसी स्थिति होती है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। उसमें दुष्प्रचार, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, एक दूसरे के प्रति
हम देखते हैं हथियारों की होड़ और एक दूसरे को नीचे दिखाना। मीडिया इसके अंदर प्रमुख हथियार का कार्य करती है। मीडिया एक दूसरे के लिए कवरेज देने का कार्य करती है, अपनी पब्लिक को भड़काने का कार्य करती है, जो भी है। तो शीत युद्ध का अर्थ कुछ इस तरीके से, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, शीत युद्ध का सबसे पहला शब्द किसने प्रयोग किया, ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको ये बताना है कि इसके उत्पन्न होने के क्या कारण थे। तो इसके उत्पन्न होने के कई कारण थे। इसके उत्पन्न होने के चर्चिल का फुलटन भाषण हो सकता है, बर्लिन की नाकेबंदी हो सकती है, इसके बाद में ट्रूमैन का सिद्धांत हो सकता है, इसके अलावा अमेरिका द्वारा पूंजीवाद का प्रतिपादन या फिर समर्थन करना, सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद का प्रतिपादन करना, समाजवाद की आकांक्षा या पूरी दुनिया में दोनों महाशक्ति अपने सर्वोच्च शक्ति बनना चाहती थी, इसकी वजह से। तो अगला क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए, साथ ही इसने किस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद में राजनीति पर अपना प्रभाव डाला। तो भाई इसने किस प्रकार से विश्व युद्ध के बाद में राजनीति पर प्रभाव डाला। तो विश्व के बाद में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया। सबसे पहला पॉइंट इसके प्रभाव में आप ये डालोगे। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये ध्यान है कि छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन बनाना, जैसे अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। तो इन्होंने छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। अगली बात करेंगे कि भाई इनकी सेनाओं के द्वारा दूसरे देशों की अंदर हस्तक्षेप करना, जैसे सोवियत संघ का वियतनाम में हस्तक्षेप करना, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना, या फिर कांगो संकट की बात कर लें, हम कोरिया संकट की बात कर लें, ये सारी चीज़। सेकेंड चीज़, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब यूएनओ का फॉर्मेशन, यूएनओ जब बना तो यूएनओ की भूमिका तटस्थ रहने की बन गई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आप सभी के लिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वैश्वीकरण किस प्रकार साम्राज्यवाद के विस्तार में सहायक है। तो ये क्वेश्चन में, इसमें आपको वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम के नेगेटिव पॉइंट डालने हैं इसके अंदर, आपको ध्यान से समझना है। पहले इसमें वैश्वीकरण आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण किस प्रकार साम्राज्यवाद को बढ़ाता है। वैश्वीकरण के अंदर हम देखते हैं एक देश की कंपनियां, एक देश की जो टीएनसीज है वो दूसरे देश में जाती है और दूसरे देश में अपना व्यापार करती है। दूसरे देश के अंदर व्यापार करते करते धीरे धीरे वहाँ की पूरी मार्केट उसको कब्जा लेती है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है और साथ ही साथ बाद में सरकार से अपने मनचाहे फैसले करवाती है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, वैश्वीकरण के जो राजनीतिक आयाम के नकारात्मक पॉइंट है आपको वो डालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नारीवादी आंदोलन क्या है। नारीवादी आंदोलन या फिर पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ में व्याख्या कीजिए कि किस हद तक ये अपने लक्ष्य को पूर्ति करने में सहायक रहे। नारीवादी किस हद तक रहे और पर्यावरणवादी, दोनों में से कोई नहीं रहे। आज भी महिलाओं की स्थिति विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में बहुत ही ज़्यादा खराब है। वहाँ पर महिलाओं की तस्करी की जाती है, महिलाओं को एक वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो पुरुषों को मिलता है, और महिलाएं सिर्फ घर तक ही, घरेलू कार्य तक ही सीमित कर दी जाती है। वही बात हम पर्यावरण की करें तो पर्यावरण जो है वो भी आज बिल्कुल ही विकासशील देशों में बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति हो गई है, भारत जैसे देश में तो बहुत बेकार। और इन्होंने अपने हर बारी लक्ष्य तो रखे, आप चाहे इसके स्टॉकहोम सम्मेलन को देखो, स्टॉकहोम, आप बाली सम्मेलन को देखो, जोहान्सबर्ग सम्मेलन को देखो, आप पृथ्वी सम्मेलन को देखो, क्योटो प्रोटोकॉल को देखो, है ना, या फिर रोम वाला जो समिट ऑवर कॉमन फ्यूचर जिसके अंदर रिपोर्ट रखी गई थी, किसी में भी देखो 5 से ज़्यादा समिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े हो चुके हैं, परंतु पर्यावरण की स्थिति हर साल दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और बेकार होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वर्साई की संधि क्या थी, जो कि जर्मनी पे थोपी गई थी, उससे उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए थे। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। उससे उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए जर्मनी से क्या किया गया, उसकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। जर्मनी के जो व्यापारिक, जहाँ से टैक्स आने वाले प्रदेश थे, चाहे वो कील नहर थी या फिर इसके अलावा सुएज नहर थी, उन सब से उससे जर्मनी के नियंत्रण से छीन लिया गया। मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया और जर्मनी के ऊपर युद्ध अपराध का कर्जा भी लगाया। कहा कि भैया आपको इतना पैसा हर्जाना देना पड़ेगा। केसर विलियम द्वितीय उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे उस पर क्या किया, केस भी चला। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वर्साई की संधि बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है, या वर्साई की संधि बहुत ज़्यादा अपमानित रहती है। तो वर्साई की संधि की आलोचना करनी है, इसको बिल्कुल बुरा संधि बताना है। ये भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्साई की संधि एक अपमानित संधि थी, जर्मनी को ध्वस्त करने के लिए सोचकर जो अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के देशों के द्वारा तैयार की गई थी। वो जर्मनी के सारे उपनिवेश हड़पना चाहते थे और जर्मनी को वो साथ ही साथ में बहुत ही कमज़ोर, पंगु बना देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय संघ क्या था? लीग ऑफ नेशन। आपको पता है पेरिस शांति सम्मेलन में इसका निर्माण की बात हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय वुडरो विल्सन, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसकी वजह से युद्ध को रोका जा सके। परंतु इसमें मित्र राष्ट्र, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ, इन्होंने इतना ज़्यादा बेकार इस संगठन को बनाया कि खुद ही अमेरिका इसके अंदर शामिल नहीं होता है। और इसकी विफलता के क्या कारण थे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोडेड है, आप देख सकते हो। अमेरिका जैसे ताकतवर देश का बाहर रहना, इसकी कोई सैनिक व्यवस्था नहीं थी, एक पॉइंट ये भी बनता है। इसी वजह से किसी पे सैनिक कार्रवाई नहीं कर पाया जब जर्मनी ने इसके कानूनों को तोड़ा। इसके बाद में इसके अंदर निर्णय के लिए से आज यूएनओ के अंदर आप देखते हो 5 वीटो पावर संपन्न देश हैं। अगर कोई भी निर्णय लेना है तो उन 5 देशों को सहमत करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो निर्णय नहीं ले सकते। इसमें सारे के सारे सदस्य के साथ ऐसा था, तो बहुत सारी गलतियाँ थी जिनको सुधारना चाहिए था उस समय। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जो शॉर्ट नोट में आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पेरिस शांति सम्मेलन सबसे पहले आप सभी को बताना है। सेकंड चीज़, क्यूबा मिसाइल संकट आप सभी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। और इसमें भी आपने, अगर आपके पास में पॉलिटिकल का सब्जेक्ट था तो उसमें क्यूबा मिसाइल संकट डीप से बता रखा है। हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर परमाणु बम गिराए गए थे, उस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप सभी को प्रिपेयर करना है। इसके बाद में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो 24 अक्टूबर 1945 में बना है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। ग्लासनोट और पेरेस्ट्रोइका जो कि सोवियत संघ के अंतिम महासचिव थे, जिनका नाम था गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव नाम थे, उनके द्वारा खुलापन और पुनः संरचना की जो नीति चलाई गई थी, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है। देखो, एक तो ये और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक आपके एग्जाम में अब की बार भी पक्का है, पूछा जा सकता है। अगला है जनसंचार की भूमिका क्या है और निशस्त्रीकरण। जनसंचार की भूमिका क्या है और निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों की ओर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पक्का करने हैं आप लोगों के अपने एग्जाम्स के लिए। बाकी प्लेलिस्ट जो है आप लोगों के लिए बना दी गई है, आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मेरे तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए, उन लिंक्स के थ्रू हमसे आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। इसके अलावा आप सभी के लिए जो भी हमारी हेल्प होगी वो यहाँ से होती रहेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।